हेलो नमस्कार। आपका द कॉमर्स विजन में मैं स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारी सीरीज चल रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स की या माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हमको पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड में बता चुका था। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स मांग की लोच क्या है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड केवल ये बताता है कि यदि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस की प्राइस हाइक हो जाती है तो उसके डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। केवल एक ओवरव्यू देता है, बट केवल ओवरव्यू देने से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये चेक करने के लिए पढ़ा जाता है कि कितने प्राइस के चेंज करने से डिमांड में कितनी चेंज आएगी। मीन्स और थोड़ा डीप जाते हैं। इससे कहने का मतलब है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड मीन्स केवल ये बताता है कि प्राइस चेंज हो रही है। ओके, तो क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट। ओके, इसको बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बताता है ये कि कितना परसेंटेज। मान लीजिए कि प्राइस में चेंज हो रही है, 100 रुपीज़ है। मान लीजिए प्राइस इंक्रीज होकर हो गई 110 रुपीज़। तो जो 10 रुपीज़ की परसेंटेज चेंज जा रहा है 10% की, तो इसका प्रभाव क्वांटिटी पर क्या पड़ेगा, ये इस थ्योरी नहीं बता पाता है। तो इसी को जानने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी किया जाता है। ये देखने के लिए कि किसी भी प्राइस में उसकी चेंज होने से, उसकी इनकम में चेंज होने से, या उसकी एडवर्टीजमेंट करने से इन डिफरेंट कंडीशन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स कि जो प्राइस है गुड्स की या सर्विसेज की, उस प्राइस में जो चेंज किया जा रहा है उसका प्रभाव क्वांटिटी पर कितना पड़ेगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में लिया 100 रुपीज़, मान लीजिए किसी की वस्तु की कीमत थी, और जैसे यहाँ पर क्या है 100 रुपीज़, मान लीजिए क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही थी, मान लीजिए 1000। ओके, मीन्स कि 100 रुपीज़ की कोई गुड्स थी, उसको परचेज कर कितने लोग कर रहे थे, 1000 क्वांटिटी सेल हो रही थी। सपोज दैट 10% की इंक्रीजमेंट आ गया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आप जानते हैं कि जो ही 10% की हाइक आएगी प्राइस में, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ लॉ ऑफ डिमांड में कि जब किसी वस्तु की प्राइस हाइक होती है तो डिमांड लो हो जाती है, तो इसकी डिमांड लो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें कितना लो हो रहा है। ओके, मान लीजिए इसकी प्राइस क्वांटिटी 900 परचेज होने लगी। इसका मतलब क्या है कि 10% की यहाँ पर हाइक हो रही है, तो 10% की लो भी आ जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो इसको क्या कहा जाएगा कि जितने परसेंट की चेंज आ रहा है प्राइस में, मान लीजिए 10% की चेंज आ रहा है और 10% की ही क्वांटिटी में भी कम हो जाए, तो दैट इज यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी, ओके, मीन्स इलास्टिसिटी कितनी है, 1 के बराबर, इकाई लोच है। ओके, मीन्स कि जितना परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए डबल प्राइस किए तो आधी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपये है किसी वस्तु की कीमत, और उसको 100 से 200 हो गया, 200। क्वांटिटी 1000 परचेज हो रही थी क्वांटिटी। ओके, अब कितनी होने लगी, मान लीजिए 500। मीन्स कि जितने परसेंटेज 100% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो 100% यहाँ पे उसी हिसाब से कम भी हो गया। तो दैट इज क्या है, यहाँ डबल हुआ तो आधा भी हो गया। तो इसका मतलब कि यूनिटरी डिमांड चल रही है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा जाता है। इलास्टिसिटी डिमांड में क्या पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स प्राइस का चेंज देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्राइस चेंज होता है तो क्या आता है। ओके, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट डिमांड कर्व, कि कब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो है, क्लास है, इसमें केवल हम लोग ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस की इलास्टिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को मैंने पहले ही बताया, उसी को यहाँ बताया जा रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द चेंज इन अमाउंट ऑफ डिमांड, ओके, रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन द प्राइस। मैं पहले बताया कि कमोडिटी में प्राइस में जो चेंज आएगी मीन्स जो यदि प्राइस है कोई एक्स, उसके चेंज होने से, ओके, चेंज हो रही है, तो उसकी कमोडिटी के क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, क्वांटिटी में, इसी को यहाँ पर इनकम कंज्यूमर मीन्स इनकम के अनुसार देखा जाएगा, प्राइस देखा जाएगा कमोडिटी का, एंड एडवर्टाइजिंग मीन्स यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में किसका किसका प्रभाव देखा जाएगा आगे चल करके, प्राइस का, इनकम का, ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ओके, एंड लास्ट एडवर्टाइजिंग का। मीन्स आप जानते हैं कि कुछ एडवर्टाइजिंग का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स है, उसकी प्राइस हाइक भी हो गई, लेकिन इतना उसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि तो भी उसकी डिमांड नहीं घट रही है, तो इसका भी प्रभाव हम लोग देखते हैं कि फाइनली कि एडवर्टाइजिंग का प्रभाव गुड्स पर क्या है। ओके, तो ये सब चीज़ें इलास्टिसिटी में इतनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो फर्स्ट पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइस। ओके, प्राइस स्टार्ट करेंगे कि प्राइस का प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइस का ही है। ओके, इसको फार्मूला में देखा जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांड में कितना हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांड चेंज क्या क्या किया जाएगा, क्यू से देखा जाता है। ओके, डेल्टा क्यू से मीन्स क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज। ओके, ये डेल्टा क्या है, चेंज दिखा रहा है किसमें, क्वांटिटी में। एंड परसेंटेज चेंज इन डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड्स। डिटरमिनेंट मीन्स क्या होता है, जब कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे, मान लीजिए प्राइस का पढ़ेंगे तो यहाँ प्राइस लिख दीजिएगा। ओके, फार्मूला सेम ही रहेगा, जो ऊपर लिखे हैं केवल वो रख लीजिए, डिवाइड करिए किसे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम का देखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग, परसेंटेज चेंज इन सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स का प्राइस। ये सब चीज़ों को यहाँ पर नोट करते रहेंगे और चीज़ें सब इक्वल रहेंगी। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली यदि हमको वी आर कंक्लूड दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि यदि किसी की कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है मीन्स चेंज होता है, कोई भी, या तो ज़्यादा चेंज होगा या तो कम होगा, तो इन दिस कंडीशन उसका इफेक्ट क्वांटिटी पर कितना पड़ता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, उसको क्या करते हैं, यदि प्राइस का प्रभाव देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यदि इनकम का देखेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यदि मान लीजिए कि एडवर्टाइजिंग का देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, यदि मान लीजिए सब्स्टिट्यूट का देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो ये सब चीज़ों को अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको वन बाई वन हम लोग आगे के क्लासेज में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमको डिस्कस करना है प्राइस के संबंध में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो मैंने अभी बताया कि इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको डिस्कस करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज मीन्स इन द क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी में परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन्स प्राइस के यदि परसेंटेज चेंज में जो चेंज आ रहा है उसका क्वांटिटी में कितना प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो केवल आपको क्या ध्यान देना है कि प्राइस एक है, एक क्वांटिटी है। केवल हमको यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस में जितना परसेंटेज की चेंज आ रहा है, मान लीजिए 10% कमी हो रही है या 10% इंक्रीज हो रही है, उसका प्रभाव क्वांटिटी पर क्या पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि मान लीजिए 10% यहाँ चेंज आ रहा हो सकता है 10% यहाँ भी चेंज आ जाए, कम हो जाए, हो सकता है कि 10% यहाँ इंक्रीज करे तो 10% यहाँ डिक्रीज कर जाए, हो सकता है 10 इंक्रीज करे तो यहाँ 10% डिक्रीज कर जाए। ओके, हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए या नो चेंज आए, ऐसा भी हो सकता है कि 10 का
मान लिया प्राइस बढ़ा भी फिर भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, या प्राइस में चेंज नहीं हो रहा तो भी क्वांटिटी में चेंज हो जा रहा है। ये 5 कंडीशंस है। इसी को हम लोग आगे की क्लास, आगे की वीडियो में देखेंगे भी। तो यहाँ तक यही देखा जा रहा है कि प्राइस का चेंज, यहाँ पर केवल क्या आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग याद रखिए कि प्राइस के चेंज में क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे आप एक व्यवहारिक एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए कोई चीज़ का, जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में तो एक एग्जाम्पल रखिए। जैसे मान लीजिए कि सबसे पॉपुलर चीज़ मान लीजिए कि कोई आप सब्जी ही ले लीजिए, जैसे पोटैटो है, पोटैटो आप लीजिए, मान लीजिए कि 50 रुपीज़ के जी है। ओके, तो यहाँ पर केवल हम क्या देख रहे हैं, पूरी प्राइस इलास्टिसिटी में आपको क्या माइंड में रखना है कि पोटैटो की रेट 50 रुपीज़ है और उसी 50 रुपीज़ में चेंज हो रहा है। हो सकता है कुछ 60 हो जाए तो क्वांटिटी लोग कितना परचेज कर रहे हैं, हो सकता है 40 हो जाए तो कितना चेंज कर रहे हैं, हो सकता है 50 ही रहे तो हो सकता है कि चेंज हो जा रहा हो सकता है कि प्राइस चेंज हो रहा हो, 60 हो रहा हो तो भी क्वांटिटी में चेंज ना आ रहा हो। तो ये सब चीज़ों को ही केवल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, एग्जाम्पल को, तो आपको डेफिनेटली आई थिंक आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर्मूला में। फॉर्मूला कैसे मैं बताया था उस समय लास्ट में कि सभी जगह क्या लिखना है, द प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो उसमें भी था आप देखे होंगे तो। और मैं बताया था वहीं पर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो चीज़ रहेगा यहाँ प्राइस तो प्राइस लिख दीजिए, इनकम का जब यहाँ पढ़ रहे होंगे तो इनकम यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ एडवर्टाइजिंग के पढ़ रहे होंगे तो एडवर्टाइजिंग लिख दीजिएगा, जिसका पढ़ेंगे उसी को लिख देंगे। तो ये बहुत ईजी है। ओके, तो इसमें बहुत माइंड सेटअप नहीं करना है, केवल ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्वांटिटी ऊपर रहेगी, प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि कुछ चीज़ें जो होती है ना हर कॉन्सेप्ट में काम आती हैं, तो इसको शुरुआत से ही प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको कभी एग्जामिनेशन हॉल में या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि सर ने बताया था कि क्वांटिटी हमेशा ऊपर रहती है, प्राइस हमेशा नीचे रहता है और उसी को चेंज दिखाया जाता है। और चेंज दिखाने के लिए क्या करना होता है, डेल्टा। डेल्टा क्यू मीन्स कोई ना बताए तो भी समझ लीजिए कि क्वांटिटी में चेंज बोला जा रहा है। यदि प्राइस डेल्टा लिखा गया है तो आप समझ लीजिए कि प्राइस में चेंज की बात की जा रही है। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, सिंस द रिलेटिव चेंज ऑफ वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड आइदर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज और प्रोपोर्शनल चेंज, द प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कैन बी मेजर्ड अल्टरनेटिव एज। कैसे चेंज होगा, द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस मीन्स कितना प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ना कि और प्रोपोर्शन चेंज किया जा रहा है, पहले की प्राइस कितनी थी अब कितनी है। तो आपको क्या करना है, केवल ये फार्मूला का ध्यान मत रखिए, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो फार्मूला है ये कैसे बना है बता दे रहा हूँ। अभी पहले क्या देखा जा रहा है कि डेल्टा क्यू मीन्स क्या है, परसेंटेज चेंज। जैसे आपको एक एग्जांपल से बता दूं तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल ऐसा लीजिए, जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस मान लीजिए 10 है तो ये मान लीजिए कि 100 परचेज हो रही है। प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पे 15 हुआ है तो यहाँ पर मान लीजिए कि 70 हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा क्यू क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा क्यू मीन्स इसमें आप चेंज देखेंगे, चेंज कितना का हो रहा है 30 का, तो डेल्टा क्यू मीन्स क्या हो जाएगा 30 ऐसे। ओके, फिर क्यू मीन्स, इस क्यू मीन्स कि पहले की प्राइस क्या है, मीन्स किस पर आप देख रहे हैं। तो ये 10 पहले वाली प्राइस थी जिसको बाद में बढ़ाया घटाया गया, तो जो शुरुआत की क्वांटिटी होगी उसी को प्राइस को इसमें लिखेंगे। ये यहाँ की शुरुआत की क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल पी हो जाएगी, ये नॉर्मल क्यू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नॉर्मल क्यू हो जाए तो ओके, क्या यहाँ पर रखेंगे 100। ओके, मीन्स कि जो बेस है जिस पर आप चेंज देख रहे हैं तो 30 डिवाइड बाई 100। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस कितनी है पहले की प्राइस जगह पी लिखा जा रहा है ना, प्राइस पी मीन्स 10 और चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा पी मीन्स चेंज कितना हो रहा है 5 रुपीज़ का। ओके, यहाँ 5 लिख देंगे। अब जो सॉल्व करेंगे वो जो आएगा दैट इज यहीं आके वैल्यू हो जाएगी। फिर इसको आप जानते हैं कि मैथमेटिकल से चेंज किया जा रहा है, डेल्टा क्यू को इस साइड रख दीजिए। ओके, इस चेंज को 5 है जैसे, तो 5 को देखिए डेल्टा क्या किया जा रहा है, ये डेल्टा पी को इस साइड ला दे रहा है, क्यू की इस साइड। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, केवल इसको हटाया जा रहा है। ओके,
तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि जो डेल्टा क्यू है ये क्यू में चेंज दिखा रहा है, जैसे 170 हुआ 30। क्यू क्या दिखा रहा है, जो पहले की प्राइस 170 हुआ तो 100 वाला को लिखना है, शुरुआत वाले को। पी मीन्स प्रारंभिक प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस, एंड डेल्टा पी मीन्स कितना चेंज हुआ, मीन्स 5 चेंज हुआ तो 550 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है कितना चेंज हो रहा है, दैट इज योर पॉइंट। ओके, ये नहीं पॉइंट है कि 10 से 15 होगा तो 50 लिख देंगे, चेंज ये मीन्स केवल इसका मतलब समझिए चेंज कितना हो रहा है। ओके, जो चेंज हो रहा है उसी को लिखना है। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ देखते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी में डिमांड की डिग्री क्या है, मात्रा क्या है। अब देखिए एक चीज और समझिए, ऐसे कि मैं बताया कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताता है, केवल केवल एक तरह से कहिए तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। और ये आपको एक शब्द में कह रहा हो कि लॉ ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो केवल क्वांटिटी की डायरेक्शन को बता रहा होता है कि पॉजिटिव रिलेशन है कि निगेटिव रिलेशन है, ये चीजें बता रही होती हैं। ओके, केवल लॉ ऑफ डिमांड में हम डायरेक्शन देखते हैं कि प्राइस में चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन चेंज हो रहा है कि निगेटिव रिलेशन चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिग्री मीन्स कि अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं, केवल डायरेक्शन से पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्राइस चेंज हुई और प्राइस मान लीजिए कि हाइक हुई किसी चीज़ की, उसकी डिमांड कम हो गई, ये केवल डायरेक्शन बता रहा है कि डिमांड कम हो गई है, दैट इज निगेटिव रिलेशंस। ओके, कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, दैट मीन्स कि निगेटिव डायरेक्शन है। ओके, निगेटिव डायरेक्शन। ओके, लेकिन इसमें ये नहीं बता पाता है कि जो ये निगेटिव डायरेक्शन है कितना निगेटिव डायरेक्शन है। ओके, तो इसी बात को इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि निगेटिव डायरेक्शन में कि परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक एक करके पढ़ूंगा अभी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स परफेक्ट इलास्टिक है। ओके, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इनफाइनाइट से। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है। ओके, यहाँ पर मान लीजिए जानते हो y है, दैट इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ हमेशा प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा पहले से ही। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राइस में यदि मान लीजिए चेंज न हो, ओके, प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है, 10 रुपया ही रहे, क्वांटिटी कभी इतना हो जा रही है, कभी इतना हो जा रही है, कभी इतना हो जा रही है, कोई निश्चित नहीं, तो दैट इज इन इलास्टिसिटी है, पूरी इलास्टिसिटी है, मीन्स प्राइस में चेंज हो चाहे ना हो वो बढ़ ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर पर दवा मिल रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि स्वास्थ्य सबके खराब होने लगे, हो सकता है कि कोई वायरल फीवर हो जाए, तो इन दिस कंडीशन में ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि इसका निश्चित नहीं है कि कोई चीज़ को कब डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस चेंज होगी तभी उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगी, बट यहाँ देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। वो चाहे आप प्राइस 10 की 10 रुपीज़ है, क्वांटिटी कुछ भी मांगी जा रही है, कोई निश्चित ही नहीं है कितना मांगा जाएगा। ओके, नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक्स। इन इलास्टिक्स मीन्स कि चाहे प्राइस जो रखी है, जैसे इसका क्या बनेगा, इससे डायग्राम समझिए। जैसे प्राइस ये है, ये पी होगा मान लीजिए, ये क्यू, इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्राइस चाहे 10 रुपये रखिए, 5 रुपीज़ रखिए, 50 रुपीज़ रखिए, नो प्रॉब्लम, क्वांटिटी एकदम सेम रहेगी, मीन्स क्वांटिटी एकदम सेम रहेगी, चाहे आप कुछ भी प्राइस में चेंज का कोई प्रभाव है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैच बॉक्स होता है, माचिस, सॉल्ट, जो बेसिक एकदम नीड है पर डे वाली, जिससे मान लीजिए कि शैम्पू है, सपोज दैट कोई चीज़ का है, ये नेसेसरी गुड्स हैं, उसमें कोई भी आप चेंज कर देंगे, जैसे हल्दी है, बहुत चेंज कर देंगे उससे प्रभाव नहीं पड़ना है, वो नेसेसरी गुड्स हैं। इस पर क्या होगा कि चाहे आप 5 रुपीज़ की कोई चीज़ दीजिए या 10 रुपीज़ की दीजिए, जिससे मान लीजिए सॉल्ट ही ले लीजिए,
सॉल्ट, नमक। सॉल्ट आप 5 रुपीज़ के दीजिए तो भी उतना ही, मान लीजिए कि 100 यूनिट सेल हो रही है, 100 यूनिट सेल होगी। यदि मान लीजिए 10 रुपये के देंगे तो भी 100 यूनिट, 15 की देंगे तो भी 100 यूनिट, यदि मान लीजिए कम करके 10 कर दिए तो भी 100 यूनिट। ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्ट को 100 रुपये दे रहे थे पर केजी और 50 कर देंगे तो बढ़ जाएगी डिमांड, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा चीज़ है, अब ऐसा थोड़ा है कि ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो हम ज़्यादा नमक डाल देंगे, ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि आप जानते ही क्या होगा, अगर किसी भोजन में नमक ज़्यादा पड़ जाएगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब उसके प्राइस पर कोई प्रभाव है। अगर कोई मैच बॉक्स लेने जा रहे हैं माचिस, आपको लग रहा है कि माचिस से प्रभाव पड़ने वाला है? नो, बिकॉज वो उसको आपको लेना ही लेना है। जैसे कोई सब्जी है, मिर्ची है, अब इस सस्ता होने से ज़्यादा यूज करेंगे? नो, बिकॉज यू आर दैट गुड्स आर नेसेसरी गुड्स, उसकी प्राइस का प्रभाव नहीं है, उसको आप प्राइस पूछते भी नहीं है। जैसे आप सॉल्ट लेने जाते हैं, अगर 20 रुपये की जगह 25 रुपये मांग ले तो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं हमको आधा किलो दीजिए, नहीं नहीं दीजिए हमको 1 कीजिए, क्योंकि दैट इज ए नेसेसरी गुड्स, उसकी प्राइस का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए ऐसी कोई गुड्स है जिसका प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मीन्स उसका कोई प्रभाव नहीं है, इलास्टिक नहीं, लोच नहीं है उसमें। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली मीन्स सापेक्ष रूप से इलास्टिक है। ओके, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। तो इन इलास्टिक, इलास्टिक, इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। ओके, इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। इन इलास्टिक क्या होगा और इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्या होगा? ओके, दो चीज़ें हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई गुड्स प्राइस, मान लीजिए क्वांटिटी दिया है। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है, मैं इसलिए इजीली ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को इजी समझ में रहे। और मान लीजिए कि इसकी डिमांड कितनी की जा रही है? 500। ओके, क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। नॉर्मल ये है सिचुएशन। ओके, अब क्या हुआ कि इसकी प्राइस मान लीजिए कि 110 रुपीज़ हो गया, तो चेंज कितना आ रहा है? 10% का। ओके, अब यहाँ पर 500 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 50। ओके, मान लीजिए कि इसमें 50 नहीं, इसमें कितना आ जाए? 100 यूनिट की चेंज आ जाए। ओके, इट मीन 100 यूनिट की चेंज में कितना आ रहा है? 20% का चेंज आ गया, क्वांटिटी में आ गया। इट मीन इसमें चेंज हो रहा है कितना? 10% का। इसमें चेंज कितना का हो रहा है? 20% का। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि यदि प्राइस में जितना परसेंटेज की चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज आ रही है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स लोच ज़्यादा है। फिर से समझ लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि यदि प्राइस में 10% का चेंज आ रहा है, 10% इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज कितना हो गया? 20%। मान लीजिए कि सपोज दैट कि कोई ऑयल था। ओके, ऑयल ले लीजिए या पोटैटो ले लीजिए या टोमेटो ले लीजिए, जो कुछ भी लेना हो, या राइस ले लीजिए, कोई राइस ही ले लीजिए मान लीजिए। ओके, तो राइस 100 रुपीज़ के जी था तो 500 के जी ले रहे थे। ओके, जब राइस 110 रुपीज़ हुआ तो आप क्या किए? 100 चेंज करके 400 पे आ गए। ओके, 100 चेंज कर दिए। ओके, 100 रुपये चेंज आ गया। तो इसमें देख रहे हैं कि 10 रुपये या 10% की चेंजेज आ रहा है। ओके, लेकिन उसके रिलेटिवली जो क्वांटिटी में 20% का चेंज आ जा रहा है। तो देखिए जब इससे ये ज़्यादा चेंज आ जाए तो दैट इज इलास्टिसिटी, में ज़्यादा लोच है। ओके, प्राइस का प्रभाव इस टाइप की गुड्स पर ज़्यादा पड़ता है। ओके, जैसे वाले टोमेटो ले लीजिए, टमाटर हो सकता है कि सस्ता रहता है तो लोग कहते हैं 100 ग्राम दे दीजिए, 2 टमाटर दे दीजिए, 1 टमाटर दे दीजिए, लेकिन वही सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा परचेज करने लगते हैं। तो इट मीन्स टोमेटो पे प्राइस का ज़्यादा प्रभाव है। हो सकता है कि प्राइस कम हो तो लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हो, महंगा हो जाए तो काम चला रहे हैं लोग, ऐसा कोई सब्जी बनाया जाए जिसमें टमाटर का यूज ना होता हो। तो इन दिस कंडीशन में उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ओके, और ये किसके साथ होगा? जो कि गैर जरूरी चीज़ें हैं, जैसे टोमेटो है, सब्जी में टोमेटो की जरूरत तो है नहीं हर सब्जी में। तो इसलिए इसमें कौन सी गुड्स आती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं, मन करे तो डाल दीजिए, मन करे मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऑप्शनल होगा तो उसकी डिमांड इलास्टिसिटी होगी।
मन करे कि तो लोग ले रहे होंगे, मन करे तो ना लें, कोई दूसरी सब्जी ले लें। तो इन दिस कंडीशन इलास्टिसिटी हो जाए। अब देखिए इन इलास्टिसिटी, यहाँ पर आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इन इलास्टिस कब होगा। देखिए आते हैं इन इलास्टिसिटी पे। इन इलास्टिसिटी डिमांड कब होगी। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फिर ले लीजिए कोई गुड्स है 100 रुपीज़ प्राइस है, उसकी भी मान लीजिए कि डिमांड की जा रही है 5000, एग्जाम्पल के लिए 5000। इसकी प्राइस मान लीजिए कि इसको प्राइस करते हैं 100 रुपीज़ 110, इसमें 10% का चेंज लाते हैं। ओके, मीन्स 10% प्राइस का हाइक कर देते हैं। जब प्राइस का हाइक करेंगे तो जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी है इसमें क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी। और मान लीजिए कि 5000 था, हो गया कितना, मान लीजिए कि 48। मान लीजिए सपोज दैट 100 रुपीज़ कोई वस्तु केजी थी, तो आप 500 केजी यूज कर रहे थे। जब ये 110 रुपीज़ हुआ तो आप 4800 केजी यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपको सिंपल सा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि आपको इनइलास्टिक इलास्टिक देखना है। तो क्या देखना है, इसमें कितना चेंज आ रहा है 10% का, यहाँ पर चेंज आ रहा है 200 यूनिट्स का। ओके, अरे ना 5000 4800 200 का। तो सिंपल से यहाँ क्या करना, परसेंटेज देख लीजिए। जैसे यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे, यहाँ परसेंटेज के लिए क्या करना है, मान लीजिए कि 200 है, 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इसमें कितना रहा है 4% का चेंज। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन बताया था तो उसमें बताया था कि 10% के चेंज आने से 20% चेंज आ रहा था, तो इलास्टिस हो जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10% के चेंज आने से चेंज कितना आ रहा है 4% का, दैट इज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। फिर से समझ लीजिए कि क्या है कि यदि 100 रुपीज़ से 110 करते हैं 10% की चेंज लाते हैं, और क्वांटिटी में 5000 है, 4800 है, 200 की चेंज आ रहा है, 200 में कितना आ रहा है चेंज 4%। ओके, जब 4% की चेंज आ रहा है तो इससे कम है कि नहीं 4%, मीन्स 10 में क्या तुलना करना है 10%, प्राइस चेंज हो रही है और क्वांटिटी में चेंज हो रहा है 4% का, मीन्स इन इलास्टिक है। ओके, मीन्स इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इसमें कौन सी गुड्स आएगी जो ज़्यादा चेंज ना आए। ओके, तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि 10% के चेंज से सेम 10% की क्वांटिटी में भी चेंज आ जाए, दैट इज इक्वल। और इक्वल भी जानते भी हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 10 से 20 हुई, प्राइस उसकी हुई, और उसकी डिमांड 100 की जा रही थी, तो 100 से 50 हो जाए, तो 100% के आधे हो गए। ओके, तो यहाँ पर यही देखना है, जैसे मान लीजिए कि इसी फॉर्मूला पर ले लीजिए, ये 10% का चेंज हुआ था 10%, अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 10% कितना आ जाएगा 500। ओके, और ये आ जाए 45 पे। ओके, तो कितना चेंज आ गया 10% का, 10% इसमें चेंज आ रहा है, 10% का उसमें भी चेंज आ रहा है। जब दोनों में इक्वल चेंज आए, 10% इसमें भी 10% इसमें, मीन्स प्राइस में 10% चेंज, क्वांटिटी में 10% चेंज, तो दैट इज ये इन्वेंट्री डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इकाई है। इकाई मीन्स इक्वल, तुरंत प्राइस हाइक करेंगे उसी हिसाब से घट जाएगा, फिर प्राइस गिराएंगे उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, दैट इज यूनिटरी डिमांड। ओके, इकाई। ओके, तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि व्हाट इज डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आगे मैप के द्वारा देखेंगे भी, डायग्राम के द्वारा, और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, बट जो भी इसके क्रक्स पॉइंट था मैं उसको बता दिया हूँ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मैं बताया यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है, ये इनफाइनाइट बताया था मैं, परफेक्टली इलास्टिक, कंज्यूमर इनफाइनाइट डिमांड एट ए पार्टिकुलर प्राइस एंड नॉन एट स्लाइटली हायर देन इट दिस गिवन प्राइस, मीन्स कोई निश्चित नहीं है, वो डिमांड करता रहेगा, प्राइस से कोई प्रभाव ही नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या है जीरो, कोई प्रभाव नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, डिमांड रिमेन्स अनचेंज व्हेट एवर चेंज प्राइस, मीन्स जैसे साल्ट ले लिया था, इसमें सॉल्ट में कोई चेंज आने से आएगा कोई चेंज, कोई नहीं, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक्स, मैं बताया था इकाई से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इकाई है, इकाई से ज़्यादा, इकाई ज़्यादा कब होगा 10% से ज़्यादा चेंज आएगा, जैसे 10% चेंज हुआ प्राइस में तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ जाए। मान लीजिए कि
20%, दैट इज इलास्टिसिटी। यहाँ पर क्या करना है, केवल 10% मान लीजिए कि प्राइस में चेंज आ रहा है, और प्राइस में चेंज मान लीजिए कि 5% आ जाए चेंज क्वांटिटी में। ओके, प्राइस में 10% चेंज, क्वांटिटी में 5% चेंज, दैट इज रिलेटिवली इनएलास्टिक। ओके, यूनिटरी में बताया ही था 10% चेंज है प्राइस में, तो क्वांटिटी में भी 10% का चेंज। ओके, इक्वल, अगर यहाँ 20 हो रहा है तो यहाँ पे 20 हो जाए। ओके, क्वांटिटी में मीन्स प्राइस 10% चेंज तो क्वांटिटी में 10% के चेंज, यदि 20% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में 20% चेंज हो जाए। तो इसको यहाँ बताया जा रहा है, जैसे देखिए क्वांटिटी डिमांड चेंज बाई ए स्मॉलर परसेंटेज देन डच प्राइस, में प्राइस से कम चेंज हो रहा हो तो इनइलास्टिसिटी। ओके, क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय एग्जैक्टली सेम परसेंटेज, मीन बताया ना सेम परसेंटेज, सेम 10 मीन 10 प्राइस में चेंज करिए 10 क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हो जाए, 20% प्राइस में चेंज करिए 20% क्वांटिटी में चेंज हो जाए। तो ये जो मैं बताया हूँ उसी को एक ओवरव्यू है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है स्लाइड्स। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी को बताया जाए। देखिए यहाँ पर इनफैक्ट में बताया था, उसमें आप ध्यान दिए होंगे तो इसको मैं वहीं पे बता दिया था सब कुछ चीज़ें, केवल मैं यहाँ पर इसलिए बता दिया कि ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पता रहे। ओके, यहाँ पर मैं बताया था कि प्राइस कोई भी हो, डिमांड लोग करते जा रहे हैं, प्राइस एकदम एक जगह है, डिमांड कुछ भी हो सकती है। ओके, कुछ भी, तो इनफाइनाइट है, मीन्स अनंत डिमांड है। ओके, यहाँ पर क्या है, प्राइस मान लीजिए कि 5 है, या 10 है, या 15 है, चाहे प्राइस चेंज कर रहे हैं, 5 से 10 कर रहे हैं, 10 से 15 कर रहे हैं, या 15 से 10 कर रहे हैं, या 10 से 5 कर रहे हैं, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। डिमांड यदि मान लीजिए कि 10 यूनिट का है तो 10 यूनिट है। ओके, कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट इज जीरो डिमांड। मतलब इसमें जैसे बताया साल्ट, ओके, नमक, नमक की डिमांड क्या होती है, फिक्स रहती है, वो चाहे 15 रुपये किलो दीजिए, चाहे 10 रुपये दीजिए, चाहे 5 रुपये दीजिए, लोग उतना ही परचेज करेंगे। सस्ता कर देंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा अपने घर ले जाकर यूज करेंगे, ज़्यादा यूज करने वाली चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर इकाई ज़्यादा कब हो जाएगी, मैं बताया इकाई ज़्यादा कब होगी, इकाई से ज़्यादा इसको कहा जाता है, इलास्टिसिटी से कितना हो जाए, इकाई ज़्यादा। और इसको समझने के लिए सिर्फ क्या करना है, इकाई ज़्यादा मीन्स इकाई मीन्स 10% ऐसे ले लीजिए प्राइस। ओके, सिंपल समझने के लिए इसको याद रखिए, 10% की प्राइस चेंज हो रही है, 20% का क्वांटिटी चेंज आ जाए, मीन्स इकाई से ज़्यादा हो गया। ओके, जैसे प्राइस P1 है, M1 चेंज हो रही है, मान लीजिए प्राइस कम हो गई, देखिए क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो गई कि नहीं, इक्वल होता है, जिससे जितना ये बना है, जिससे मान लीजिए ऐसे बनता है, ये ऐसे जितना चेंज आ रहा है उतना इसमें भी चेंज आ जाता है, तो यूनिटरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 10% की चेंज आ रहा है प्राइस में, तो क्वांटिटी में 20%, इकाई ज़्यादा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, इकाई जैसे 10% की प्राइस में चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटी में 5% का चेंज आ जाए क्वांटिटी में। ओके, यूनिटरी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इक्वल, इकाई के बराबर क्या है, इक्वल। इसमें क्या होगा, इक्वल में 10% की प्राइस में चेंज, तो क्वांटिटी में भी 10% का चेंज। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था उसी को यहाँ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है। ओके, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत इजीली इसको बता दिया हूँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी को ही मापना है। अब इसके लिए कौन से कॉन्सेप्ट है, देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स, मेजर कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, रेवेन्यू मेथड एंड पॉइंट मेथड। इन्हीं तीनों को इसमें देखेंगे ताकि प्राइस इलास्टिसिटी का चैप्टर जो है समाप्त हो जाए। ये देख लीजिए कि प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेजर कोफिशिएंट पर, टोटल रेवेन्यू पे, पॉइंट मेथड पे। ओके, एक एक करके चलते हैं आगे। नेक्स्ट, रेशियो मेथड मेजर कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इसका नाम है। ओके, इसको किसने दिया गया, अदर नेम क्या है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है इसको, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा ये ओरिजिनेट किया गया था। ओके, इसको याद रखिएगा कि जो कोफिशिएंट है इसको कौन ओरिजिनेट किया गया था, प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा, प्रोफेसर फ्लक्स के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था। इसमें जो प्राइस बताया था डेल्टा क्यू है, तो यहाँ मैं बता देता क्यू में जो चेंज आएगा। ओके, इसको ऐसे बस समझ लीजिए,
जैसे ये क्यू प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये मान लीजिए कि चेंज ले लिया जाए। ओके, मान लीजिए प्राइस 10 है, 15 हुआ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला प्राइस हो जाता है, दूसरा जो डिफरेंस आएगा 5, दैट इज डेल्टा प्राइस, प्राइस है। ओके, चेंज आ रहा है। ओके, डेल्टा पी बता ही दिया, डेल्टा पी चेंज। ओके, क्यू मान लीजिए कि यहाँ पर 80 था, 80, यहाँ पर हो गया 60, तो 80 दैट इज क्यू, ये एंड 80 माइनस 60, 20, 20 डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू 20। सिंपल सी बात है। तो इसमें आप लोग को ये ध्यान रखना है। ओके, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, बस ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट के 5-10 मिनट की क्लास है उसको 1-2 बार और देखना हो तो देख लीजिए, सुन लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, उसी कॉन्सेप्ट को केवल रिवाइज किया जा रहा है, उसी को चेंज किया जा रहा है, बहुत कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ क्या परसेंटेज, तो मैं बताया कि परसेंटेज में मान लीजिए कि कितना परसेंट का चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि 10 से 15 हो गया, तो कितना, मान लीजिए कि ये 50% का चेंज हो रहा है। ओके, तो और इसमें कितना का चेंज आ रहा है, 60 है तो 80-60 में मान लीजिए 25% का, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो डेल्टा क्यू में 25%, ओके, डेल्टा पी में 50%। ओके, आप इसको करेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करने के बाद यहाँ मान लीजिए एक आ जाए, तो इकाई चेंज मीन्स 50-50 दोनों इक्वल हो जाए। यदि इकाई से ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, तो इकाई से ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यदि एक से कम आ जाए तो एक से कम चेंज माना जाएगा, सीधी सी बात है। इस मान लीजिए सॉल्व करिए, इसको 0 पॉइंट मान लीजिए 5 आ गया ना, ये क्या है, एक से कम है कि नहीं है, तो इसको कहा जाएगा इकाई से कम चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे समझिए, इकाई से कम चेंज हो रहा है। यही ज़्यादा आ जाता, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ जाती, मान लीजिए कि 1.5। ओके, तो इसको कहा जाता है इकाई से ज़्यादा चेंज हो रहा है, मीन्स ज़्यादा इलास्टिसिटी है। इकाई जो बताया था लास्ट में, इकाई से ज़्यादा चेंज है। बराबर आ जाता, मान लीजिए कि 10% चेंज होता है क्वांटिटी में, 10%, यहाँ भी 1 आ जाता है, और 1 आ जाए दैट इज यूनिटरी डिमांड। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। केवल आप लोग को बस ध्यान रखना है कि जब डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड की पूरी वीडियो देख ले कम से कम, उसके बाद शुरुआत से थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर समझें, ताकि लास्ट जाते जाते आप लोग खुद लगेगा कितना ईजी है, इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की देखते हैं। मार्शल सजेस्ट दैट easiest way of ascertaining whether or not demand is elastic to examine the change in total outlay of the consumer or total revenue of the seller responding change in the price। मीन्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मार्शल ने क्या बताया कि केवल आप टोटल रिवेन्यू में देखिए कि टोटल रिवेन्यू उसमें चेंज आ रहा है कि नहीं। जैसे आप एग्जांपल ऐसे समझिए, तो एग्जांपल ऐसे समझिए, टोटल की चेंज की क्या बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, प्राइस है 10 रुपये। ओके, क्वांटिटी है 100, टोटल एक्सपेंड कितना कर रहे हैं आप, 1000। ओके, हुआ कि नहीं, तो कोई वस्तु की प्राइस 10 रुपये थी, आप 100 परचेज करते थे, टोटल खर्च कितना करते थे, 1000। ओके, मान लीजिए इसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज, सपोज दैट, आप क्या कर रहे हैं, 80 परचेज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गई तो आप डिमांड उसकी कम करने लगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 120, अब कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, 1200, 1200, आप 1200 कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि जब 1200 कर रहे हैं इसमें 1200, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कितना चेंज आ रहा है। पहले क्या देखते थे कि इसमें कितना चेंज होता है, इसमें कितना चेंज हो रहा है। मार्शल ने कहा कि इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखिए कि इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कई कंडीशन बनेंगे। हो सकता है कि कंज्यूमर कहे कि नहीं कोई प्राइस चेंज होगा, हमको वस्तु चाहिए 1000 में, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए 15 हो गया है तो लगभग कितना पर करेगा, मान लीजिए कि इसको ले आ दे
50 मान लीजिए, तो भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ करें जैसे मान लीजिए कि इसको लग दे 68 पे, ताकि 1000 ही लॉस हो, मतलब एक्सपेंड करें तो यूनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चला कि इसकी चेंज को देखिए, एक्सपेंडिचर को चेंज के देखिए कि प्राइस में चेंज होने से वो एक्सपेंडिचर में चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि चेंज कर दे रहा है तो ठीक है, यदि चेंज इक्वल हो रहा है तो यूनिटी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे किसी की प्राइस यहाँ पर है, प्राइस बढ़ी तो उसने क्या किया, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया। ओके, तो क्या हो गया, इकाई से कम हो गया, मीन्स कि उतना ही चेंज कर रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है कि रिवेन्यू क्या कर रहा है, प्राइस चेंज हुआ उसकी इक्वल कर दे रहा है। ओके, इकाई में जितना हम चेंज करेगा, हमको मीन्स गुड चाहिए 1000 में, चाहे प्राइस को भी रहे। यदि मान लीजिए कि ये 10 रुपये से 5 रुपये भी हो जाता है तो क्या करेगा, इसको 200 परचेज करने लगेगा, तो भी 1000 खर्च करेगा। ओके, इस टाइप से चाहे वो वस्तु को 5 रुपीज है, मीन्स 5 रुपीज चेंज किया 200 कर दिया, मीन्स तब भी 1000 रुपये खर्च कर रहा है। तो मीन्स यहाँ पर एक्सपेंडिचर देखा जा रहा है कि जितना एक्सपेंडिचर, मीन्स यहाँ पर केवल आप लोग क्या ध्यान रखना है कि जो हम लोग ये चेंज देख रहे थे, अब इस चेंज से आपको डिटरमिनेट करना है कि वो इकाई से ज़्यादा है कि इकाई से कम है। मीन्स मान लीजिए कि प्राइस में चेंज 5% का रहा है, इसमें 5% का इसमें चेंज आ जाए, केवल इसको भूल जाना है, ये ध्यान रखना है, इसको इस पर भूल जाना है, केवल मल्टीप्लाई काम आएगा कि 10 रुपये की यूनिट है, 100 यूनिट परचेज कर रहे हैं तो 1000 खर्च कर रहे हैं। 15 का हुआ तो 70 पे आ गए या 80 पे, इतना खर्च हो रहा है। यदि 5 पे आ गया तो 200 हो गया, तो 1000 हो गया। इसी को चेंज को वहाँ देखा जा रहा है केवल। और किससे करेंगे, जैसे प्राइस से 5% चेंज आ जाए, इसका भी परसेंटेज निकालिए। जैसे मान लीजिए कि ये 1000 से 12 हो गया। ओके, 200 का चेंज आया, 200 कैलकुलेट कर लीजिए कैसे परसेंटेज चेंज होता है, 200 डिवाइड बाई 1000, जो परसेंटेज आए। ओके, कितना आ जाएगा, 20%। अब देखिए यहाँ 5% का चेंज हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, 20%। ओके, तो यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है। ओके, कि कितना चेंज किया जा रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं परसेंटेज का, उसी को यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। केवल क्या कि क्वांटिटी को ध्यान में नहीं रखना है कैलकुलेट करते समय, जैसे हम लोग क्वांटिटी में ध्यान रखते थे कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, उसी के आधार पर डिपेंड करता था कि हमारी इकाई लोच है कि इकाई से ज़्यादा है कि इन्फिनाइट लोच है कि जीरो इलास्टिसिटी है, ये डिसाइड करते थे। उसी तरह से यहाँ भी डिसाइड करेंगे, किससे, एक्सपेंडिचर से, कि हमारा एक्सपेंडिचर में क्या चेंज रहा है। मान लीजिए कि कोई गुड्स है 100 रुपये की, 5 रुपये के रेट से। ओके, और आप क्या कर रहे हैं, तो भी आप 500 खर्च कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि 100 रुपये गुड्स था, फिर भी आप क्या किए, प्राइस मान लीजिए कि 150 रुपीज़ हो गया। ओके, फिर भी आप क्या किए, ऐसा कुछ करिए जिससे कि 500 रहे, खर्च में कोई डिपेंड नहीं, पैसा आपके पास 500 है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, जो यहाँ बताया जाएगा, इकाई। ओके, और सिंपल सी बात है, इससे कम हो जाएगा इकाई से कम, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इकाई से ज़्यादा। मीन्स इस परसेंटेज ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसको ज़्यादा ले लेंगे, इससे कम हो जाएगा तो इसको कम कर लेंगे। ओके, केवल आपको क्या करना है कि प्राइस, सिंपल सी बात है, आपको बता दे रहे हैं, केवल क्या करना है, यहाँ पर प्राइस नोट कर लेना है, यहाँ क्वांटिटी, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। ओके, क्या करना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि प्राइस मान लीजिए कि 10 है, 20 है, 30 है, 30, 10, 20, 30। क्वांटिटी मान लीजिए कि यहाँ पर 100 ली जा रही है, तो कितना खर्च हो रहा है, 1000। यहाँ पर मान लीजिए कि 80 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1600, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये ले ले 60। ओके, तो 1800 हो जाएगा खर्च। अब इसको भूल जाइए, इस फिगर को आपको नोट नहीं करना है, ऐसे समझिए, हो गया, ये इसके काम के लिए। अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है, 100% का हो रहा है कि चेंज की नहीं, 100% चेंज हो रहा है। परसेंटेज भी बता दे रहे हैं कैलकुलेट करना, हो सकता है किसी लोग को परसेंटेज ही कैलकुलेट करना आ रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर क्लास नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कैसे चेंज होगा। आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल से क्या बात है, ये बेस है प्राइस की। ओके, यहाँ पर क्या करना है, चेंज कितना हो रहा है 10 रुपये का, तो 10 डिवाइड कितने से करना है, 10 से। ओके, तो यहाँ पर इकाई मीन्स कि 10% के अनुसार आपका चेंज आ रहा है, 100%। ओके,
इस टाइप से आप लोगों को चेंज करना है, कितना चेंज हो रहा है, डबल हो जा रहा है, डायरेक्ट डबल देख लेंगे। ओके, यहाँ पर कैसे, उसी तरह से ये 600 का चेंज आ रहा है, यहाँ माइनस करना कितना आ जाएगा 600, 600 कितना चेंज आ रहा है 1000 का था। ओके, 600 1000। ओके, मीन्स ये इसको करेंगे, मीन्स कितना है 60% का चेंज। अब यहाँ देखिए सिंपल सी, अब यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पे 10 रुपये का चेंज आ रहा था प्राइस में, और प्राइस कितनी थी 10 रुपये, 10 रुपये की प्राइस थी, 10 उनकी चेंज रही थी, 100% हो रहा था, डबल हो जा रहा था 100%, और यहाँ 60% के मतलब 600 चेंज हो रहा है। जो चेंज होगा ऊपर कर दीजिएगा, जो बेस प्राइस होगी उसकी शुरुआत वाली बेस, उसी को क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आएगा, तो 60% हो गया। अब इसी को तुलना कर लेना है केवल, यहाँ 100% की प्राइस में चेंज आ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है 60% का। इसका मतलब क्या है, इकाई से कम चेंज हो रहा है। ओके, इक्वल हो जाता, मान लीजिए कि 100% का चेंज आता, यहाँ भी 100% चेंज होता, मान ये डबल हो जाता, मान लीजिए कि 1000 से 1000 ही रहता, सपोज दैट कुछ भी खर्च करिए, जैसे 10 है 20 हुआ, ये 100 से 50 हो जाता है, सपोज दैट ये 100 था 50 चेंज करने लगते कितना जाता फिर 500। अब यहाँ परसेंटेज चेंज देखिए, यहाँ भी आप क्या किए 10% के चेंज किए 100% की। ओके, यहाँ पर क्या किए थे 50, उतना ही चेंज आया जितना कि 10% 100% चेंज आ गया, मीन्स 100% इसमें भी चेंज हो गया, 100% इसमें चेंज हो गया। तो जब यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में ये है, केवल मेरी एक बात ध्यान रखिए इस पूरे चैप्टर में कि दोनों के क्या करेंगे, सिंपल सा परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यदि इससे ये ज़्यादा आ जाए तो इकाई से ज़्यादा कहेंगे, और इससे ये कम आ जाए तो इकाई से कम कहेंगे। बस इसको नोट कर लीजिए कापी में कि प्राइस में जितना परसेंटेज की चेंज आ रही है उससे कम चेंज क्वांटिटी में आ रही तो इकाई से कम है, और यदि प्राइस में चेंज की तुलना में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रही है तो दैट इज इलास्टिसिटी ज़्यादा लोच है। जैसे इसको ऐसे क्वांटिटी में कहना हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो मान लीजिए कि प्राइस में 100% के हाइक आ रहा है, मतलब 100% प्राइस बढ़ गया, तो यदि 100% से ज़्यादा क्वांटिटी में कमी आ जाए, आधे से भी कम लोग परचेज करने लगे, तो दैट इज इकाई से कम है, इकाई से ज़्यादा है। और मान लीजिए कि 100% प्राइस बढ़ा लेकिन उससे कम 80% ही लोग कम किए डिमांड को, तो दैट इज इकाई से कम है। 100% यदि प्राइस हाई किए और 100% उसी की तुलना में कम भी हो गया, यहाँ डबल किए वहाँ आधा हो गया, तो दैट इज इक्वल हो गया। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इसी को यहाँ बताया गया है। और केवल डिफरेंस क्या है कि टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर से हम लोग तुलना करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि प्राइस का परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, और पूरी जो खर्च कर रहे हैं ये वाली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें क्या परसेंटेज है, इसमें क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है, और आप तुलना कर लीजिए प्राइस से और टोटल एक्सपेंडिचर से। इस प्राइस में देखिए कितना परसेंट का चेंज है, इसमें कितना परसेंट का चेंज है। मान लीजिए कि 10% का चेंज है, यहाँ भी 10% का चेंज है, दैट इज इक्वल। मान लीजिए यहाँ 10% का चेंज है और यहाँ पर 12% का चेंज है, ओके, क्वांटिटी में एक्सपेंडिचर में, तो इकाई से ज़्यादा। ओके, और यहाँ पर भी 10% का चेंज है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 7% का चेंज आ जाए, एग्जाम्पल के 7%, देखिए इससे कम हो गया तो इकाई से कम हो गया, इलास्टिसिटी कितना आ जाएगी 1 से कम हो गया। ओके, तो इसी को कंक्लूड करके ये बताया जा रहा है, इकाई से कम ज़्यादा होगा, कब कम होगा। ओके, बिहेवियरल रिलेशन बिटवीन प्राइस चेंज एंड इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू में बी समराइज्ड एज अंडर। ओके, प्राइस है, टोटल रेवेन्यू, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर क्या देखेंगे, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। ओके, यदि प्राइस इंक्रीज करती है, ओके, एंड टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, मान लीजिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 10 लाख या 10,000, ओके, ये कांस्टेंट रहे, मीन्स चाहे प्राइस बढ़ गई फिर भी आप टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं कर रहे हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है
जो कि 10,000 में आप परचेज कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं कि हमको 10,000 कह दीजिए, भले ही क्वांटिटी कम दीजिए, लेकिन हमको कांस्टेंट रखेंगे, 10,000 की ही गुड्स ले जाएंगे। ओके, यहाँ से चाहे आप प्राइस 10 रुपये रखिए, चाहे 12 रुपये रखिए, हमको टोटल कितना चाहिए, 10,000 का। तो इन दिस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी हो जाएगी। ओके, मीन्स इकाई के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, यदि मान लीजिए प्राइस डिक्रीज कर गई, मान लीजिए 10 रुपीज़ था, 8 रुपीज़ हो गया, इन दिस कंडीशन रिवेन्यू फिर भी कांस्टेंट है, मीन्स जो आपका 10,000 एक्सपेंड कर रहे थे वो कांस्टेंट है, तो भी क्या होगा, यूनिटरी होगा। ओके, मीन्स चाहे आप प्राइस को घटाइए चाहे बढ़ाइए, इसका मेन कंक्लूजन क्या है कि प्राइस को चाहे आप इंक्रीज करिए चाहे प्राइस को डिक्रीज करिए, यदि ये टोटल कांस्टेंट है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज कांस्टेंट। सिंपल सा इसका मीन्स ये है कि यदि आप मान लीजिए कि कोई राइस ही परचेज करते थे, मान लीजिए राइस 10 रुपये था, आप 10 साल के परचेज करते थे, 8 रुपया हुआ तो भी 10 साल के परचेज कर रहे हैं, 12 रुपये हुआ तो भी 10 साल के परचेज कर रहे हैं। इन दिस कंडीशन इलास्टिसिटी इज यूनिटरी, इकाई लोच है, क्योंकि ये इक्वल हो रहा है। नेक्स्ट, यदि प्राइस इंक्रीज कर जाए, सेकेंड सिचुएशन क्या है, प्राइस इंक्रीज करें, मान लीजिए 10 था 12 हो जाए। ओके, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर जाए, जैसे मान लीजिए कि पहले 10,000 का राइस ले रहा था, वो प्राइस इंक्रीज कर गई, 12 हो गया, अब क्या कि नहीं मुझे 8,000 की दीजिए, 8,000, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, हम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, हमको 80,000 की दीजिए। तो इसको क्या कहा जाएगा, इलास्टिक कितना है, इकाई से ज़्यादा है, मीन्स रिलेटिवली जो इलास्टिक है वो इकाई से ज़्यादा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए प्राइस डिक्रीज कर जाए, 10 रुपीज़ था 8 रुपीज़ हो जाए। ओके, और इससे क्या किया कि जो ही कम हुआ तो सोचे कि और ज़्यादा खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि 10,000 खर्च कर रहे थे, अब क्या सोचे कि चलिए प्राइस कम हो गया है, अब हमको परचेज करना चाहिए मान लीजिए कि 12,000 का। ओके, अब हमको 10,000 की जगह 12,000 खर्च करें, क्योंकि ये गुड्स सस्ती हो चुकी है, 10 रुपये का स्थान पर 8 रुपये की मिल रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिवली, मीन्स इसको भी क्या कहा जाएगा, इकाई से ज़्यादा है। इट मीन्स क्या है कि प्राइस का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, जो ही प्राइस बढ़ा तुरंत उसने घटा भी दिया, तुरंत प्राइस कम हुआ बढ़ा भी दिया। जैसे मैंने टोमेटो बताया, जैसे मान लीजिए जो ही प्राइस बढ़ा तो कहा टमाटर हम नहीं खाएंगे, हम एकदम खाएंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा बहुत दे दीजिए। जो ही घटा टमाटर की प्राइस तुरंत उसने ज़्यादा डिमांड कर दिया कि नहीं नहीं अब 12,000 के लेके जाएंगे। ओके, तो इसको रिलेटिवली इकाई से ज़्यादा कहा जाएगा। अंडरस्टैंड, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन, यदि प्राइस इंक्रीज कर जाए, फिर यहाँ पे ले लीजिए 10 है 12 हो गया। ओके, अब क्या हुआ, ये बढ़ा यही बढ़ा दिए। अब मान लीजिए कि 10,000 के परचेज कर रहे थे, आप 15,000 के परचेज करने लगे। इसमें क्या है कि प्राइस बढ़ा तो आप टोटल एक्सपेंडिचर को कम नहीं किए और बढ़ा दिए। क्यों, क्योंकि जब इस प्रकार की कौन सी गुड्स होते हैं जो कि प्रेस्टिजियस टाइप की गुड होंगी, जो कि आपके सम्मान के लिए होगा, तो और क्या करेंगे, जो ही महंगी होगी और ले लेंगे। ओके, मान लीजिए 15,000 के लेने लगे, और जो ही डिक्रीज हुआ, प्राइस कम आई, 10 से मान लीजिए कि आ गया 8 रुपीज़ पर, तो इसने क्या किया 8,000, इस टोटल को घटा भी दिया। मीन्स पॉजिटिव रिलेशंस है, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ये भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स क्या है, जो इसका रिलेशन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ओके, कम होगा तो कम परचेज, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा परचेज। ओके, तो इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इकाई से कम हो जाएगा, इकाई से कम होगा। ओके, मीन्स जिसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, उससे कम चेंज आ रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि प्राइस 10% बढ़ी और डिमांड कितनी घट रही है, केवल 8%, 6%। मीन्स सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि यदि जितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है, टोटल खर्च आपका उसी के अनुसार इक्वल है, तो यूनिटरी डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी, यदि मान लीजिए कि प्राइस हाइक हुआ और उसके फ्लक्चुएशन से ज़्यादा अप डाउन हो जा रही है, मतलब 10% चेंज हो रहा है तो आप 20% कम कर दे रहे हैं, यदि 10% प्राइस गिर रही है तब 20% प्राइस को बढ़ा दे रहे हैं क्वांटिटी को परचेज करने के लिए। इन दिस कंडीशन इलास्टिसिटी इकाई से ज़्यादा है।
अगर मान लीजिए कि 10% किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो लोग क्या किए कि 8% अब कम खरीद रहे हैं, और मान लीजिए कि 10% मूल्य को घटाए तो लोग 6-7% ही बढ़े, मीन्स बहुत माइनर प्रभाव पड़ रहा है। ओके, ज़्यादा लोग परचेज कर ले रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन इकाई से कम होगा। ओके, इलास्टिसिटी क्या होगी? इकाई से कम। सिर्फ इलास्टिसिटी मीन्स यदि आपको कॉमन वर्ड में कहा जाए कि इलास्टिसिटी है क्या, इलास्टिसिटी सिर्फ ये है कि जब आप प्राइस में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो आखिर जो ये डिमांड है इसमें कितना चेंज आ रहा है, यही इलास्टिसिटी है, लोच है कि कितना लोचशील है वो प्राइस के अकॉर्डिंग, कि प्राइस से कितना उससे प्रभाव पड़ रहा है। यदि प्रभाव पड़ रहा है तो ज़्यादा लोचशील है, नहीं पड़ रहा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा था तो इकाई ज़्यादा हो जा रहा था, यहाँ कम प्रभाव पड़ रहा है तो कम है। ओके, आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। पॉइंट बाय बोल्डिंग मीन्स, इस शब्द मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किसने किया? बोल्डिंग ने। एंड डेवलप किया, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलप है, या उसको व्यवहारिक रूप से लाना और उसको और विकसित रूप से इंट्रोड्यूस करना, दैट इज बाय मार्शल। ओके, मार्शल के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है? पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इज एबव पॉइंट। ओके, यहाँ सिंपल सा है, इसका नीचे लोअर है, इसके ऊपर अपर है, ऐसे याद रखना है हमेशा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले इसे लिख दीजिए, इसके नीचे लोअर, इसके फिर अपर। ओके, मीन्स लोअर का स्थान की, जैसे यहाँ देखिए अपर सेगमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है और ये है लोअर, ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर है। ओके, मान लीजिए कोई गुड्स यहाँ पे है, कोई गुड्स यहाँ परचेज हो रही है, ऐसे समझिए, ऐसे परचेज हो रही है, कोई ऐसे परचेज हो रही है, कोई ऐसे परचेज हो रही है, कोई ऐसे हो रही है। ओके, यहाँ ध्यान केवल क्या रखना है इस थ्योरी में, जैसे जैसे बिंदु इस साइड बढ़ेगी, जैसे यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, तो लोच बढ़ती चली जाएगी, मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट होता है। ओके, लोच बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे तो लोच कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ओके, मीन्स यहाँ पर इलास्टिसिटी इकाई से ज़्यादा होगी, सॉरी इकाई से कम होगी। ओके, इलास्टिसिटी कितना होगी? इकाई से कम। यहाँ मान लीजिए इलास्टिसिटी इक्वल हो जाएगी 1 के, यहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी 1 से। ऐसे समझिए, जैसे जैसे जीरो से ऊपर बढ़ते जाएंगे इस रेखा पे, वैसे वैसे क्या होगा? इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। और कैलकुलेट कैसे होता है? यहाँ की वैल्यू अब पहले लिख लेंगे अपर में, यहाँ ये अपर केस है, ये लोअर है तो लोअर की वैल्यू नीचे लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, केवल इसको सेगमेंट को ध्यान रखिए। लोअर पहले लिख लेंगे, अपर का अपर, लोअर का लोअर, अपोजिट समझना है। ओके, ये नीचे है तो अपर लिखना है, ये अपर है तो लोअर लिखना है, ऐसे समझिए। ओके, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो इससे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसी का इससे ये देख पता चल जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है तो मान लीजिएगा कि यू बार इलास्टिसिटी इक्वल हो जाएगी। कोई मान लीजिए यहाँ पर परचेज हो रही है रेखा पे, तो मान लीजिएगा कि ये क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ही बता जा रहा है। मान लीजिए कोई गुड्स यहाँ पर है तो मान लीजिएगा कि इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पर जीरो है, मीन्स यहाँ पर कोई गुड्स सेल होने लगी, इसका मतलब कि प्राइस से कोई प्रभाव नहीं है। प्राइस चाहे जीरो रखिए चाहे जो रखिए, क्वांटिटी सेम हो जाएगी, जीरो रहेगी। ओके, अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लास्ट क्या है इस सेशन में? यूनिटरी। एक यह कॉन्सेप्ट है न्यू, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, पॉइंट डिमांड। ओके, इसको क्या कहता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, मीन्स आयताकार या परवलय। ओके, इसको कहा था। अगर पूछा जाए कि आयताकार हाइपरबोला क्या है डिमांड कर्व, तो इसका सिंपल सी बस समझिए, मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ ताकि और इजी हो जाए। व्हेन द डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू यूनिट टू ऑल पॉइंट ऑन द कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ए कर्व अंडर विच ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स फॉर्म्ड विदिन इट हैव इक्वल एरियाज, मीन्स इक्वल एरिया में इक्वल हो जाए। जैसे आप यहाँ से ऐसे समझिए, ये प्राइस है मान लीजिए 10 रुपये, यहाँ प्राइस है
15 रुपीज़। ओके, क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है। ओके, जब आप किसी भी वस्तु की प्राइस 10 रुपये से 15 रुपये कर रहे हैं, 10 से 15, देखिए 10 रुपये से कर रहे हैं तो आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है? 200, मीन्स आप 200 गुड्स लोग परचेज कर रहे हैं। जब इसकी प्राइस बढ़ा करके 15 रुपीज़ किया गया तो लोग अब कितना परचेज करने लगे? 100। जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जिसके हिसाब से जो ही 15 किया गया ये आधा हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल से जितना परसेंटेज का चेंज हो उतना ही परसेंटेज बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर 50 नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? 20। मीन्स यहाँ पर क्या है? 100% की हाइक है, इंक्रीजमेंट कितना है? 100% की। यहाँ पर डिक्रीजमेंट कितना है? 100% की है कि नहीं? 2 से हाफ हो गया 100 और ये डबल हो गया। मीन्स क्या है कि यूनिटी डिमांड है। यूनिटी डिमांड मीन्स इकाई। देखिए इलास्टिसिटी लिखा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर इक्वल। मीन्स जितना इसमें 100% की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो 100% क्वांटिटी डिक्रीज भी हो जा रही है, तो इसको कहा जाएगा यूनिटी डिमांड। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर का बताया जा रहा है इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि यदि इस एरिया को मैच कराया जाए इसके साथ, दैट इज इक्वल एरिया होगी। ओके, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जा रहा है। सिंपल सा। ये कब बनेगा केवल याद रखना है क्या? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब प्रिपेयर्ड होता है या तब रिप्रेजेंट होता है डायग्राम में जब किसी भी वस्तु की कीमत या लोच इक्वल हो जाए इलास्टिसिटी ऑफ यूनिट के बराबर। मीन्स जितना प्राइस में 10% की प्राइस में चेंज हो रहा है तो 10% का क्वांटिटी में चेंज आ जाए। ओके, मीन्स इक्वल होगा तो ये थ्योरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। ओके, तो ये एक सिचुएशन था जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, जिसे देख रहे हो ना यहाँ दिया होगा एरियाज कहीं पे, देखिए एरिया दिया है ना, एरिया मीन्स ये है कि जो ये एरिया है दैट इज इक्वल टू दिस एरिया। ओके, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ तो क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, जो भी अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।